वीना, वर्षा, सुधा, काजल और मधु आशा रानी की 5 बहुएं पांचों बेटों के साथ मिलकर बिलासपुर में एक ढाबा चलाती थी, जिसका नाम था अपना ढाबा। आशा रानी ने ये ढाबा 40 साल पहले अपने पति के साथ खोला था। फिर पति का स्वर्गवास हो गया तो आशा रानी के 5 बेटों और 5 बहुओं ने मिलकर इस ढाबे को संभाल लिया। क्या क्या पैक करना है? दाल मखनी, लच्छा पराठा, दम आलू। आपका? 10 तंदूरी रोटियां और पनीर बटर मसाला। ये स्लिप ले लो, वहां आके दिखा दो। आशा रानी के 5 बेटे ग्राहक संभालते थे और बहुएं खाना बनाती थी। आशा रानी ऑर्डर लेकर आगे बेटों के पास भेजती थी। सब बहुओं का काम बटा हुआ था। ग्राहक स्लिप दिखाते और बहुएं पैक भी करती और वहां बैठे ग्राहकों को भी थाली लगा कर देती। पर कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आपस में खड़कते ही हैं। ऐसा ही कुछ आजकल आशा रानी की बहुओं के बीच हो रहा था। एक दिन, अरे ये तंदूरी रोटी तो कच्ची है भैया। भैया इसे बदलवा दो। अभी बदलवा देता हूँ। काजल, ये रोटियां कच्ची कैसे रह गई? तुम्हें पता है हमारे ढाबे पर दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं, फिर आजकल ये गलतियां क्यों हो रही हैं? क्या हुआ सुरेश, तुम इतने गुस्से में क्यों? ये रोटियां तंदूर पर मैंने नहीं, सुधा भाभी ने लगाई हैं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने वर्षा भाभी को बोला था तंदूर अभी ठंडा है, मैं कुछ देर बाद रोटियां बनाऊंगी, तब तक वो बिरयानी और मटर पुलाव का ऑर्डर तैयार कर दें। पुलाव और बिरयानी कैसे तैयार करती? वीना भाभी ने मखनी दाल तड़का तैयार तो कर दिया, पर बड़े भैया आज मक्खन लाना भूल गए। कल बोला था बाजार से मंगवाना है। ये लो गरम रोटियां, मैंने अच्छे से सेक दी हैं, जाओ दे आओ। अब तो ऐसे ही रोजाना किसी न किसी बात पर बहस होने लगी थी। अपनी गलती कोई मानता नहीं था, इसलिए बात खराब होने लगी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम 5 बहुएं आपस में ज्यादा ही बर्तन खड़का रही हो। मैं कह देती हूँ, 40 साल से इस ढाबे को चला रही हूँ। अगर तुम्हारे झगड़ों के कारण ढाबे के काम पर आंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप हमें हिस्सा देकर अलग कर दो ना, हम अपना अलग अलग ढाबा खोल लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम एक साथ इस ढाबे को चलाकर अपने लिए कुछ नहीं जोड़ पा रहे हैं, आगे बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। अच्छा, तुम्हें अलग अलग ढाबा खोलना है, ठीक है तो हो जाओ अलग। आशा रानी अपनी 5 बहुओं को अलग कर देती है। 5 बहुएं उस एक ढाबे में 5 दीवार बना लेती हैं और अपना ढाबा 5 ढाबों में बदल जाता है। पहले सब मिलकर काम करते थे तो काम आसानी से हो जाता था। अब काम बढ़ गया क्योंकि बहुएं अकेली पड़ गईं। सुनो जी, आज तो मैं बहुत थक गई। ढाबे पर इतनी सारी रोटियां और तरह तरह की सब्जी बनाकर दिमाग खराब हो गया। सब्जी बनाने का काम मधु और सुधा के जिम्मे था। रोटियां काजल बना लेती थी। वर्षा पुलाव चावल सलाद देख लेती थी। मुझे सिर्फ दाल बनानी होती थी। तो मैं भी तो परेशान हूँ। अभी रात हुई नहीं कि सुबह की पहले से चिंता हो गई है। मंडी जाकर सब्जियां खरीद कर लाऊंगा। अब बर्तन धोने वाला भी ढूंढना होगा। रघु का तो माँ ने हिसाब कर दिया। ऐसा ही हाल आशा रानी की बाकी बहुओं और बेटों का था। ढाबे अलग करने के बाद उनकी कमाई पर भी असर पड़ा। ग्राहकों को खाने की सही सुविधा नहीं मिलती थी, इसलिए 5 बहुओं का ढाबा बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गया। एक दिन आशा रानी ने अपने 5 बेटों और बहुओं को बुलाया और बोली, मैंने फैसला कर लिया है। मैं ढाबे की जमीन बेच रही हूँ और तुम 5 बेटों में उसका हिस्सा बांट दूंगी। उसके बाद तुम इन पैसों से जो मर्जी करो और मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। जमीन देखने बस ठेकेदार आता ही होगा। नमस्ते आशा जी, मैंने आपकी जमीन देख ली है। ये ढाबे की जमीन पूरी टूट जाएगी। इसकी जगह पर मैं एक बड़ी दुकान खोलूंगा। वो पेपर दे दीजिए, मुझे कहाँ साइन करने हैं बता दीजिए। ये आशा जी यहाँ साइन कर दीजिए, फिर अपना ढाबा मेरे नाम हो जाएगा। आशा रानी जैसे ही पेपर पर साइन करने लगती है, उसकी 5 बहुएं उसका हाथ रोक लेती हैं और साइन करने के लिए मना कर देती हैं। जब तुम 5 बहुएं आपस में एकजुट होकर इस ढाबे को नहीं चला सकती, तो मैं इस जमीन का क्या करूंगी? तुम लोगों का अलग अलग ढाबा देखकर मेरा कलेजा छलनी हो गया है। जिस ढाबे को 40 साल पहले तुम्हारे ससुर जी और मैंने मेहनत से खड़ा किया था, आज तुमने उसके हिस्से कर दिए। मैं अब और नहीं देख सकती। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम 5 से बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अपना ढाबा आपका था और आपका ही रहेगा। हम 5 बहुएं जैसे आज तक मिलकर इस ढाबे को चलाती आई हैं, अभी भी वैसे ही चलाएंगे। हम आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ माँ जी, हमने एहसास किया है कि एकजुट होकर जब काम किया जाता है तो वो काम आसान हो जाता है। हम लोगों ने अलग होकर देख लिया,
हम लोग बिखर गए। इतना कहते ही आशा रानी की पांचों बहुएं फूट फूट कर रोने लगती हैं और एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आशा रानी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद से वो पांचों बहुएं फिर से अपने ढाबे को मिलजुल कर चलाने लगी और फिर से उनका ढाबा अच्छे से चलने लगा। ग्राहक भी वापस लौट आए। अपने परिवार को मिलजुल कर काम करते देख आशा रानी बहुत खुश थी। गरीब गुंजन सुबह जल्दी उठकर काफी सारे आलू के पराठे बना लेती है और उन्हें अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, गर्मा गर्म करारी करारी चटपटे आलू के पराठे, मक्खन मारकर ले लो ले लो ले लो। गुंजन लगातार अपनी साइकिल पर आलू के पराठे बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। अरे गुंजन बहन, मुझे जल्दी से 2 आलू के पराठे दे दो। जी भाई साहब, बस जरा सा सब्र कीजिए, अभी लगा देती हूँ। गुंजन अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही सामने बनी फैक्ट्री के मजदूर भी उसके पास आलू के पराठे खाने आते हैं। क्या मजेदार पराठे हैं गुंजन बहन, मेरे लिए 2 और लगा दो। हाँ हाँ, अभी लो। फिर दिन तक उसके सारे पराठे बिक जाते हैं। इसी तरह वो हर रोज आलू के पराठे बेचने निकल जाती है। उसके हाथ के पराठे सबको बड़े पसंद थे। इसी तरह वो हर रोज सुबह से शाम होने तक आलू के पराठे अपनी साइकिल पर घूम घूम कर गांव भर में बेचती थी। फिर शाम को थकी हारी वो अपने घर पहुंचती है, जहां उसके बूढ़े सास ससुर और अपाहिज पति उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बहू आ गई तू? कब से मैं तेरी राह देख रही थी। घर में राशन खत्म हो गया है, अब खाने में क्या बनाएं? आप चिंता मत करिए माँ जी, आज जो कमाई हुई है उनमें से कुछ का मैं राशन ले आती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से मैं आपकी दवाई भी ले आती हूँ। थकी हारी गुंजन थैला लेकर राशन लेने बाजार चली जाती है और वहीं से दवाई भी ले आती है। फिर घर आकर वो खाना बनाने लगती है कि देखती है कि आग जलाने के लिए लकड़ियां तो खत्म हो गई हैं। अरे, घर में तो लकड़ियां भी नहीं है, मुझे अभी जंगल जाकर लकड़ियां लानी होगी। गुंजन लकड़ियां लेने चली जाती है। कुछ देर बाद घर लौटकर वो सबके लिए खाना बनाती है। फिर सबको खाना परोस कर बर्तन धो देती है। इन्हीं सब में उसे रात का 1 बज जाता है। फिर 4 घंटे की नींद लेकर वो सुबह फिर जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर चूल्हे पर आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अपनी साइकिल पर उन्हें बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, करारे करारे स्वादिष्ट आलू के पराठे ले लो। कुछ देर बाद वो बाजार में जाकर खड़ी हो जाती है। ये देख दूसरे फेरी वाले गुस्सा होने लगते हैं। जब से गुंजन आलू के पराठे बेचने लगी है, तब से हमारा धंधा चौपट हो गया। पहले जो भीड़ हमारे ठेले पर रहा करती थी, अब वो सारी उसकी साइकिल के पास जाकर आलू के पराठे खाती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मदन भाई, इस औरत ने तो हमारी कमाई आधी कर दी है। न जाने क्या जादू है इसके आलू के पराठों में। गुंजन के हाथों में कमाल का जादू था। वो बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे बनाती थी। गुंजन का पति विजय दूसरे गांव में एक फैक्ट्री में काम करता था। उस गांव से आते जाते उसकी मुलाकात गुंजन से हुई। फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी कर गुंजन माधोपुर गांव अपने ससुराल आ गई। उसके गांव में उसके बूढ़े सास ससुर थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुंजन और विजय भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज जब विजय दूसरे गांव से साइकिल से घर लौट रहा था, तभी उसकी टक्कर एक बस से हो गई, जिसमें विजय अपाहिज हो गया। तब से घर खर्च चलाने के लिए गरीब बहू गुंजन आलू के पराठे विजय की पुरानी साइकिल पर बेचने लगी। लेकिन गांव के कुछ फेरी वाले अब उससे जलने लगे और उन्होंने अब उसको सबक सिखाने की ठानी। एक रात, राजू, अच्छा मौका है, अभी वो सब सो रहे होंगे। बता दे उस साइकिल वाली को हम लोगों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तोड़ दे उसका ये साइकिल ढाबा। अभी लो हुजूर। राजू और मदन मिलकर उस गरीब बहू का साइकिल ढाबा तोड़ देते हैं। अगली सुबह जब गुंजन बाहर आई तो अपनी साइकिल का ये हाल देखकर हैरान रह गई। हे राम, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? आखिर किसने ये मेरा साइकिल ढाबा तोड़ दिया? अब मैं क्या करूंगी? अपने आलू के पराठे कहाँ बेचूंगी? अब इतने पराठे बनाए, आज बेचने नहीं गई तो बहुत नुकसान होगा। कीड़े पड़े उसे जिसने हमारी साइकिल का ये हाल किया है। बहू तू घबरा मत, अपने पास वो टोकरी है ना, तू उसी में ले जाकर अपने आलू के पराठे बेचने जा। अपनी सास की बात गुंजन को सही लगती है और वो टोकरी में आलू के पराठे और माखन सर पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। लेकिन जहां वो पहले कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती थी, अब उसे वहां पहुंचने में काफी वक्त लगता था। साथ ही पैदल घूम घूम कर वो थक भी जाती थी। फिर शाम को थकी हारी वो घर पहुंचती है। क्या हुआ गुंजन,
तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज साइकिल न होने के कारण मैं ज्यादा जगह पराठे बेचने नहीं जा पाई, जिससे आज ज्यादा बिक्री भी नहीं हुई और पराठे भी काफी बच गए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है ना। काश ना मैं अपाहिज होता और ना तुम्हें इतने दुख देखने पड़ते। क्या सोचकर तुम्हें ब्याह कर लाया था कि तुम अनाथ हो, जो प्यार खुशियां तुम्हें मायके में नहीं मिल पाई वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। अब परेशान मत होइए जी, मैं आपके साथ खुश हूँ और भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो वो दूसरा भी जरूर खोलेगा। और बहू, जो पराठे बच गए हैं ना उन्हीं को गरम कर दे, आज हम वही खा लेंगे। वो सब वही सुबह के बने हुए आलू के पराठे खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो फिर से आलू के पराठे बनाकर टोकरी में रखकर बेचने निकल जाती है। आलू के पराठे ले लो, आलू के पराठे। लेकिन उस रोज भी उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती और वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे अपना घर चला पाऊंगी? घर का राशन, सबकी दवाइयां, सब कैसे होगा? शाम को गुंजन फिर मायूस सा चेहरा लेकर घर आ जाती है। उसके परिवार वाले उसकी हालत देख समझ जाते हैं कि उसकी आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। वो सब भी मायूस हो जाते हैं। तभी उसके पास उसकी सहेली और पड़ोसन रजनी आती है। अरे गुंजन बहन, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कहो, क्या बात है रजनी? तुम्हें पता है अपने गांव में ना एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है खाने को लेकर। जो भी सबसे अच्छा खाना बनाकर जजेस को इम्प्रेस करेगा उसे पूरे 10 लाख का इनाम मिलेगा। क्या? 10 लाख? हाँ सोच गुंजन, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गई तो तुम्हें पूरे 10 लाख का इनाम मिल जाएगा। वैसे भी तुम पराठे बनाने में तो माहिर हो। जैसा स्वाद तुम्हारे हाथ के पराठों में है ना, ऐसा कहीं नहीं। और भाग लेने में क्या जाता है, कौन सा इसके पैसे लग रहे हैं। बस फिर क्या था, गुंजन रजनी के साथ वहां गई और उसने प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लिया। 3 दिन बाद प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है, जहां और भी कई अच्छे घरों की औरतों ने पार्टिसिपेट किया होता है। उन औरतों को देख वो घबरा जाती है। हे भगवान, इन सबको तो मुझसे अच्छा खाना बनाना आता होगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। प्रभु का नाम लेकर गुंजन खाना बनाने लग जाती है। वो आलू के मजेदार पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ ही देर में पूरे हॉल में आलू के पराठों की महक फैल जाती है। फिर जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े घरों की महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने कई महंगी महंगी और नई डिशें बनाई हैं, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथों के आलू के पराठों में है वो कहीं भी नहीं। इसीलिए इस प्रतियोगिता को तुम जीत गई हो, साथ में 10 लाख का इनाम भी। ये सुनकर गुंजन बहुत खुश होती है। अब वो उन पैसों से एक पक्का घर बनवाती है, साथ ही गांव के बाजार में अपना एक ढाबा खोल लेती है और उसमें आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसकी खूब कमाई होती है और अब वो अमीर हो जाती है। अब गुंजन की गरीबी दूर हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना ढाबा चलाती है।